सो हेलो देयर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में। ये वीडियो ड्रग्स एक्टिंग ऑन एएनएस की सीरीज़ का 4th एपिसोड है। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स। वेलकम टू केमिप्रो, एक ऐसी जगह जहां हम फार्माकोलॉजी को बहुत ही वियर्ड वे में एक्सप्लोर करते हैं ताकि ना सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने में बल्कि उसको याद रखने में भी आसानी हो। सो इफ़ यू आर न्यू हियर, कंसिडर सब्सक्राइबिंग। एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स और इन्हें सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स भी कहते हैं, एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट्स भी कहते हैं, एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स भी कहते हैं, राइट। तो अब ये ड्रग्स जो हैं वो होते क्या हैं, करते क्या हैं ये ड्रग्स? तो ये ड्रग्स सिंपली सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से नॉरएपिनेफ्रिन उन रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर सकता। अब नॉरएपिनेफ्रिन बाइंड नहीं करेगा तो सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, अंडरस्टैंड। और इसीलिए इन ड्रग्स को सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स कहते हैं या फिर एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स कहते हैं, क्योंकि ये रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे हैं। ओके ना, अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो उससे पहले मैकेनिज्म देखना पड़ेगा, जो कि आपको पहले से पता है कि ये ड्रग सिंपली सिंपैथेटिक रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। तो सवाल ये है कि रिसेप्टर्स कौन से हैं? तो सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स हैं अल्फ़ा और बीटा। तो इनकी क्लासिफिकेशन भी यहीं से शुरू होती है। इन ड्रग्स को ब्रॉडली 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है, अल्फ़ा ब्लॉकर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स। शुरुआत करते हैं अल्फ़ा ब्लॉकर्स से। तो अल्फ़ा ब्लॉकर्स में भी अगेन 2 टाइप्स हैं, नॉन सिलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स एंड सिलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स। नॉन सिलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो दोनों अल्फ़ा रिसेप्टर्स पर बाइंड कर सकते हैं, दोनों अल्फ़ा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर सकते हैं। ये किसी भी रिसेप्टर के लिए सिलेक्टिव नहीं होते, स्पेसिफिक नहीं होते, अंडरस्टैंड। इनके एग्जांपल्स की बात करें तो फेंटोलामीन, क्लोरप्रोमाजीन एंड फेनॉक्सीबेंजामाइन। अब ये करते क्या हैं? तो इफ़ेक्ट्स की बात करें तो नॉन सिलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स देने से वेज़ोडाइलेशन होता है। अब ये कैसे होता है? तो देखो, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ब्लड वेसल्स में अल्फ़ा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जिनको एक्टिवेट करने से वेज़ोकंस्ट्रिक्शन होता है। तो अगर इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक किया जाए तो नॉरएपिनेफ्रिन इन रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगा, जिसकी वजह से वेज़ोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगा और वेज़ोडाइलेशन होगा। और वेज़ोडाइलेशन की वजह से ही अल्फ़ा ब्लॉकर्स हल्का सा ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज़ करता है। दूसरा इफेक्ट जो है इन ड्रग्स का वो ये है कि इनसे रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया भी हो सकता है। अब वो कैसे होगा? तो देखो, अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पर, राइट। तो नॉर्मली जब नॉरएपिनेफ्रिन अल्फ़ा रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है तो क्या होता है? नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज स्टॉप हो जाता है, राइट। अब अगर अल्फ़ा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया जाए तो नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज स्टॉप नहीं होगा और ज़्यादा नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ होगा, जिसकी वजह से रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो सकता है, अंडरस्टैंड। यही एक इसका ड्रॉबैक है। अब बात करते हैं सिलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स की। तो ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो सिलेक्टिवली या तो अल्फ़ा 1 पर या फिर अल्फ़ा 2 पर बाइंड करते हैं। अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स की बात करें तो इसके एग्जांपल्स हैं प्राजोसिन, डॉक्साजोसिन, टेराजोसिन, टैम्सुलोसिन एंड एल्फुजोसिन एक्सेट्रा। इन ड्रग्स को ऐसे याद रखिए कि अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स के एंडिंग में सिन आएगा। इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ये ड्रग्स भी वेज़ोडाइलेशन करते हैं। उसके अलावा स्मूथ मसल्स को रिलैक्स भी करते हैं। स्मूथ मसल्स की बात करें तो जीआई ट्रैक्ट के स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से जीआई मोटिलिटी इंक्रीज़ होती है और कभी कभी डायरिया भी हो सकता है। उसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर के स्मूथ मसल्स को भी रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई पेशेंट्स है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी का तो उनके लिए यूरिन का फ्लो ईजी हो जाता है, क्योंकि बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी या फिर बीपीएच में प्रोस्टेट ग्लैंड स्वेल हो जाते हैं और यूरिन का फ्लो डिफ़िकल्ट हो जाता है, अंडरस्टैंड। तो ये वहाँ पर हेल्प करता है ना। अब अल्फ़ा 2 ब्लॉकर्स की बात करें तो कुछ खास क्लिनिकल एप्लीकेशंस अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं। इसके अंदर एक ही ड्रग्स बताया जाता है, योहिम्बिन। अब देखते हैं अल्फ़ा ब्लॉकर्स के यूजेस। इनके यूजेस की बात करें तो ये फियोक्रोमोसाइटोमा में यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे मेडुलरी सेल्स होते हैं, यानी एड्रिनल मेडुला के जो सेल्स हैं, उनके अंदर ट्यूमर हो जाएगा, तो उसे कहते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। उसकी ट्रीटमेंट में अल्फ़ा ब्लॉकर्स को यूज़ किया जाता है। उसके अलावा हाइपरटेंशन में यूज़ किया जाता है या फिर बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी में यूज़ किया जा सकता है, अंडरस्टैंड। तो ये कुछ यूजेस हैं अल्फ़ा ब्लॉकर्स के। तो ये बात हो गई अल्फ़ा ब्लॉकर्स की। अब बात करते हैं बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। तो बीटा ब्लॉकर्स ऐसे ड्रग्स हैं जो हार्ट के काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस के ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, अरिदमिया, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, अंजाइना एक्सेट्रा। ओके,
अब इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो थोड़ा सा अलग है। बीटा ब्लॉकर्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू फर्स्ट जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स, सेकेंड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स एंड थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स। शुरुआत करते हैं फर्स्ट जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स से। फर्स्ट जेन बीटा ब्लॉकर्स की बात करें तो इन्हें नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स भी कहा जाता है। एग्जाम्पल्स हैं प्रोप्रेनोलॉल, पेंडोलॉल, नैडोलॉल, सोटालॉल एंड टीमोलॉल। इनके इफ़ेक्ट्स की बात करें तो देखो ये तो नॉन सेलेक्टिव हैं, तो अगर बीटा 1 को ब्लॉक करेंगे तो हार्ट रेट डिक्रीज़ होगा और कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी डिक्रीज़ होगी, एवी नोड का कंडक्शन डिक्रीज़ होगा और कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज़ होगा। और इन सारी चीज़ों की वजह से हार्ट का वर्कलोड डिक्रीज़ होगा, राइट। तो अल्टीमेटली कार्डियक मसल्स के ऑक्सीजन डिमांड भी डिक्रीज़ होगी, अंडरस्टैंड। और साथ में ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज़ होगा क्योंकि कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज़ हो रहा है, ओके। और अगर ये ड्रग बीटा 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं तो कुछ और इफेक्ट्स दिखेंगे। देखो बीटा 2 रिसेप्टर्स कहाँ हैं? लंग्स में है, राइट, जहाँ पर वो ब्रोंकोडाइलेशन करते हैं नॉर्मली। लेकिन अब अगर इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक किया जाएगा तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा। इसीलिए फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स को अस्थमा और सीओपीडी के पेशेंट्स को देने से मना किया जाता है। उसके अलावा इन सारे ड्रग्स में से प्रोप्रेनोलॉल ऐसा ड्रग है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है और इसीलिए माइग्रेन के प्रोफाइलेक्सिस में हेल्पफुल रहता है। अब बात करते हैं सेकेंड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स की। इन्हें कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स भी कहा जाता है क्योंकि सेकेंड जनरेशन के सारे ड्रग्स बीटा 1 सिलेक्टिव हैं और बीटा 1 कहाँ है? हार्ट में, राइट। तो इसीलिए कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। और ये ऐसे ड्रग्स हैं जो अस्थमा और सीओपीडी वाले पेशेंट्स के लिए भी सूटेबल हैं क्योंकि ये ड्रग्स तो बीटा 1 सिलेक्टिव हैं, बीटा 2 के साथ इनका कोई इंटरेक्शन नहीं, अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एटेनोलॉल, एसब्यूटेलॉल, बिसोप्रोलॉल, एस्मोलॉल एंड मेटोप्रोलॉल। अब बात करें अगर थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स की तो इसके अंदर भी 2 टाइप्स हैं, नॉन सेलेक्टिव एंड सेलेक्टिव। हाँ, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में कोई और सब टाइप नहीं था, लेकिन थर्ड जनरेशन में और सब टाइप है, नॉन सेलेक्टिव एंड सेलेक्टिव। और थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स की ये खासियत है कि ये ड्रग्स ब्लड वेसल्स पे भी एक्ट करते हैं, ये वेजोडाइलेशन भी शो करते हैं। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स के एग्जाम्पल्स हैं कार्वेडिलॉल, लेबेटोलॉल। ये ड्रग्स बीटा के साथ साथ अल्फा 1 रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करते हैं और इसीलिए वेजोडाइलेशन भी होता है, अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद सेलेक्टिव की बात करें तो उसके अंदर हैं सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर्स, जिसके एग्जांपल्स हैं नेबिवोलॉल एंड बेटैक्सोलॉल। ये भी वेजोडाइलेशन करते हैं। और बेटैक्सोलॉल की बात करें तो ये कैल्शियम चैनल्स को भी ब्लॉक करता है, अंडरस्टैंड। तो ये सारी बातें हो गई बीटा ब्लॉकर्स की। इसके यूज़र्स की बात करें तो हाइपरटेंशन में तो यूज़ किया ही जाता है, उसके अलावा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में, अंजाइना पेक्टोरिस में, अरिदमिया में, एंजाइटी वगैरह में भी यूज़ किया जा सकता है बीटा ब्लॉकर्स। तो अब अगर आपको लोकेशन में अभी भी कन्फ्यूजन है कि अल्फ़ा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है, तो ये लेफ्ट वाली वीडियो आपका वो डाउट भी क्लियर कर देगी। और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।